नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। वो 22 अप्रैल पहलगाम की घटना हर किसी भारतीय के दिल और दिमाग में आज भी तरोताजा है। ये दीगर बात है कि हमारी सशस्त्र सेना ने, हमारी सरकार ने उस 22 अप्रैल की घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि वो एक आतंकी घटना थी। लिहाजा भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए, वो भी अपनी सीमा में रहकर। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर हमले करता रहा, हमारे निरीह नागरिकों की हत्या करता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद कश्मीर के पुंछ में जिस तरह से 15 लोगों की जान ली गई, उसका भी जवाब भारतीय सेना ने बड़ी दृढ़ता के साथ दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकी ठिकानों, आतंकियों को नेस्त नाबूद किया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि इसमें कुछ भारतीय सैनिक भी हताहत हुए हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ और चल रहा था, पाकिस्तान ने हमें युद्ध पर मजबूर किया, जिसका जवाब हमने बड़ी बहादुरी के साथ दिया। लेकिन कल शाम जिस तरह से 3:30 बजे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ने फोन किया भारत के डायरेक्टर जनरल को और इस संघर्ष को विराम देने की बात रखी, जिसे भारत ने फिर स्वीकार कर लिया। शाम 5 बजे से संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन चंद घंटों के बाद ही पाकिस्तान, जो उसकी आदत है, जो उसकी फितरत है, संघर्ष विराम के वादे से मुकर गया और उसने 4 घंटे के भीतर ये जो संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उसके तहत अखनूर, राजौरी और RS पुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की। उसके अलावा वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान के पोखरण, बाड़मेर, कच्छ, गुजरात के कच्छ, जम्मू कश्मीर के बारामूला, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, इन सब जगहों पर हमले हुए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने शनिवार को, जैसा मैंने आपको बताया कि संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों के बाद फिर से हमले शुरू कर दिए। इसके तहत LOC पर भारी फायरिंग की और कश्मीर से लेकर गुजरात तक कई शहरों को ड्रोन से निशाना बनाया। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सेना को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार देर रात बताया कि समझौते के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान की तरफ से इसका घोर उल्लंघन होने के बाद भारतीय सेना की ओर से गोलीबारी का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मिस्री ने कहा, पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान बार बार सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन कर रहा है। हमारे सशस्त्र बल इसका पर्याप्त और उचित जवाब दे रहे हैं। हम इन्हें बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम पाकिस्तान से इन उल्लंघनों को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने और स्थिति की गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने की अपील करते हैं।
सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। इससे ठीक पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कश्मीर में ड्रोन देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम का क्या हुआ, पूरे श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनी गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट किया, कोई संघर्ष विराम नहीं दिख रहा, वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई है। उसके बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी एक्स पर पोस्ट करके लिखा, कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए, जिले में ब्लैकआउट पूरी तरह से लागू है। हम बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी ताकत के साथ पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहे थे। बहुत कुछ हमने नष्ट कर दिया था। आतंकी जो ठिकाने थे उन्हें नष्ट किया था। बताया तो ये भी जा रहा है सेना की तरफ से कि हमने बाकायदे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मसूद अजहर और हाफिज रईस जैसे आतंकी सरगना भले ही बच गए हों, लेकिन जो 5 आतंकी ढेर हुए, ये लश्कर और जैश के सुप्रीम कमांडरों में से एक और आतंकी संगठनों को कोर ग्रुप में शामिल थे। इनके मारे जाने का मतलब आतंक की रीढ़ पर करारी चोट है। आतंकियों के मारे जाने की वजह से पाकिस्तान की सेना और आईएसआई सहित सारी एजेंसियां बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं। यहां तक कि आतंकी लश्कर या जैश के सामान्य कैडर नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के नापाक मिशन टेरर इन कश्मीर के ये महत्वपूर्ण किरदार थे। पहलगाम हमले के बाद सेना की स्ट्राइक में जिन 5 बड़े आतंकियों को मारा गया, उनमें मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जुंदाल, खालिद, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर और हसन खान का नाम शामिल है। ये सभी आतंकवादी लश्कर और जैश से जुड़े थे, जो हाफिज सईद और मसूद अजहर के इशारे पर आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे। इनका नाम पहले कई घटनाओं में शामिल रहा है। हमने कांधार अपहरण कांड से लेकर कई अन्य आतंकी घटनाएं शामिल हैं। आपको याद दिला दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सेना की तरफ से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत कुछ खुलासा किया गया। पूर्व की घटनाओं का वास्ता भी दिया गया। जो फैक्ट चेक की बात विक्रम मिस्री कर रहे थे, उस समय उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम संयुक्त जांच नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए भारत राजी नहीं हो रहा है। इसके तहत उन्होंने बंबई और पठानकोट हमले का उदाहरण भी दिया कि हमने जांच करके सभी साक्ष्य उनको उपलब्ध कराए थे। मुंबई की घटना के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। उन सारे सबूतों को देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। यही कुछ, और पठानकोट की घटना के बाद तो ऐतिहासिक रूप से भारत ने पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर बुला करके वो सब साक्ष्य भी दिखाए थे, जांच के लिए उन्हें बुलाया था। ये पहली बार हुआ था, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। लिहाजा हम उनकी किस बात पर भरोसा करें, यह भी विक्रम मिस्री ने कहा था। जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान की पहल पर संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन
पाकिस्तान अपनी आदत से, अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आया। ऐसे में कल शाम 3:30 बजे भारत पाकिस्तान के न्योते को स्वीकार कर लिया। इसमें दो पूर्व सेना प्रमुख की बातों को मैं रखता हूं, और ये बातें सीज फायर के ऐलान के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाई की, लेकिन उसमें कई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ भी मिला या नहीं, यह सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। ये जनरल मलिक आपको बता दें कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेनाध्यक्ष रहे, तब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे पूर्व सेना प्रमुख मनोज नारवणे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। आपको यहां बता दें कि जनरल नरवाणी दिसंबर 2019 से अप्रैल 2023 तक सेनाध्यक्ष रहे। चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए ये जाने जाते हैं। दो पूर्व सेनाध्यक्षों का बयान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, भारत के बारे में सारी सूचनाएं सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ही देते हैं। ऐसा क्यों? हमारा देश उनका गुलाम तो है नहीं। दोस्ती यारी हो, इसमें भी हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या होगा, इसका फैसला हम करेंगे या हमारा दोस्त करेगा। कल शाम को 5:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया है। इस पर सवाल भी खड़े हुए। विपक्ष ने, खासतौर पर कांग्रेस ने यह सवाल खड़ा किया कि अब हमको ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति देंगे। ये कैसी परंपरा निकली है जिसका समाधान हमें निकालना होगा। और जो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से उन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री लगातार भारत और पाकिस्तान के संपर्क में थे और उनके प्रयास से ही ये संघर्ष विराम हुआ है, दोनों को मना लिया गया है। उसका नतीजा क्या हुआ? चंद घंटों के बाद वो संघर्ष विराम फिर से संघर्ष में बदल गया और इसकी पहल इस बार भी पाकिस्तान की ओर से हुई। सवाल यही है जो पूर्व सेनाध्यक्ष ने उठाया है, नरवाणे जी के, कि हर बार हम उनकी कार्रवाई का जवाब देते रहेंगे। कल ही जब संघर्ष विराम हुआ था
उससे पहले भारत की सरकार ने ये ऐलान किया था कि किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध माना जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के ऐलान से पहले केंद्र सरकार ने फैसला किया कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से साफ है कि पहलगाम हमले के बाद की गई भारत की कार्रवाई आखिरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की ओर से भविष्य में अगर कोई हरकत होती है तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। सरकार ने उसे उरी पुलवामा के आतंकी हमले के बाद भी सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर कठोरता से जवाब दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं द्वारा की गई कार्रवाई काफी निर्णायक रही। इसने आगे का रास्ता तय कर दिया है कि भारत अब आतंकी हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेशी जमीन पर मौजूद आतंकी गुट किसी हमले को अंजाम देता है तो भारत उस जमीन पर जाकर कार्रवाई को स्वतंत्र होगा। इतना सब कुछ हो गया, बावजूद इसके संघर्ष विराम हुआ और जिसका नतीजा जो होना था, जो कयास लगाए जा रहे थे, वही हुआ। इन संघर्ष विराम के पहले की रात जिस तरह से आईएमएफ ने जो लोन स्वीकृत किया, जिसके बारे में मैंने कल विस्तार से बताया था आपको, संघर्ष के बीच में इतनी बड़ी राशि का लोन स्वीकृत करना आईएमएफ द्वारा, ये क्या दर्शाता है? क्या संघर्ष के दौरान इस राशि का उपयोग पाकिस्तान के विकास के लिए किया जाएगा? या ये जो ऋण दिया गया है उसी रकम से अपने असलहे के बाजार को गर्म किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा? हम पैसा दे रहे हैं, लौट करके हमारे ही पास तो आना है, इसलिए दे दीजिए। और वो तो कर्ज में डूबा हुआ है ही है, 12 लाख करोड़ के कर्ज में। और उसके बाद जबरदस्ती, दरअसल अमेरिका हो या चीन हो, इन दोनों महाशक्तियों का ये भय था कि किसी तरह से इस संघर्ष को विराम दिया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ये कह चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके लिए उनका देश, उनका व्यापार, उनकी आर्थिक स्थिति ही महत्वपूर्ण है, वही प्राथमिक है। लिहाजा उनको, और दूसरी तरफ तमाम जद्दोजहद के बावजूद जब हम वापस अपने पड़ोसी रशिया के साथ आए तो उसने बाकायदे ये हमको भरोसा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ वो हमेशा भारत का समर्थन करेगा। लिहाजा अमेरिका को भी ये समझ में आने लगा कि अगर कहीं रशिया और भारत एक होते हैं तो उनके व्यापार को, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए ये बेहतर नहीं होगा। वो चाहे तेल हो, असलहे हो, उनकी खरीद फरोख्त, जो अमेरिका चाहता है कि केवल और केवल उसके साथ हो, ये नहीं हो पाएगा। और चीन, जिसका
भारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, और वैसे भी भारत के साथ दिखावे के लिए उसका संबंध चाहे जो हो, लेकिन वो भारत के साथ है नहीं। और आने वाले समय में अगर भारत फिर से अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करता है, खड़ा करता है, तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। लिहाजा वो भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा, नेपथ्य से वो पाकिस्तान की मदद ही करता रहा। हालांकि इस संघर्ष के शुरू होने के पहले ही चीन ने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता पर कोई हमला होगा तो वो उसके साथ होगा। इतनी सारी चीजें, सब कुछ सामने है, किताब खुली हुई है, बावजूद इसके हमने क्या किया? ये ठीक बात है कि हमारी सेना के आगे, हमारे सशस्त्र बलों के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहर सकता। पाकिस्तान यह भी जानता है कि वो सीधी लड़ाई भी नहीं कर सकता है, कुछ लम्हों में ही वो तबाह हो जाएगा। बावजूद इसके हम जिस रफ्तार से उसके हमलों का जवाब दे रहे थे, हम उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर रहे थे, हमने युद्ध नहीं किया, हमने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि आजकल सोशल मीडिया से लेकर के और ट्रंप की भाषा ही सब लोग भारतवासी भी बोलने लगे हैं, युद्ध विराम। मेरा तो सवाल है कि ये जब युद्ध हुआ ही नहीं तो युद्ध विराम कैसा? ये तो आतंकवाद के खिलाफ एक संघर्ष था, वो एक जवाब था, जवाबी कार्रवाई थी, ये युद्ध तो था ही नहीं। तो फिर कैसा सीज फायर और कैसा युद्ध विराम? अब मुझे लगता है कि भारत सरकार को, भारत देश को, भारतीय सेना तो अपना काम कर रही है। संघर्ष विराम के बाद जो उधर से हमले हुए उसका करारा जवाब दिया है, और हम अपने सेना को, जैसा मैंने बताया कि उसकी ताकत को, उसकी निष्ठा को, उसकी प्रतिबद्धता को सल्यूट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार हम संघर्ष को विराम देते रहें, हमारे सैनिक उनके उत्साह, उनकी वीरता, उनके पराक्रम को यूं ही जाया देते रहें, ये नहीं होगा। कोई भी कदम उठाने से पहले अपने देशवासियों के लिए, अपनी सेना के लिए, अपनी सेना के पराक्रम के लिए उस बारे में भी गंभीर चिंतन करने की जरूरत होगी। इस मामले में विपक्ष ने फिर से एक और सर्वदलीय बैठक, वो भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, बुलाने की मांग की है। संसद के विशेष सत्र का, उसके लिए विपक्ष, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार बार मांग कर रहे हैं, पत्र भी लिख चुके हैं। जब सारा देश सरकार के साथ है, सारा विपक्ष सरकार के साथ है, देश के नाम पर, तो उसका साथ लीजिए, अच्छी तरह से लीजिए, उनकी भी राय जानिए, और खास तौर पर इसकी पहल प्रधानमंत्री को करनी पड़ेगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।